हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आज हम लोग देखने वाले हैं एनडीए यूजीसी नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 18 दिसंबर 2018 को। ये एग्ज़ाम आपका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 2:30 से 6 बजे तक एग्ज़ाम हुआ था ये सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। और बात करें हम तो ये एग्ज़ाम पहली बार था जब यूजीसी नेट के एग्ज़ाम ऑनलाइन हुए थे, और पहली बार एनटीए एग्ज़ाम करा था। पहले तो हमेशा सीबीएसई करा रहा था, और ये पहली बार था जब एनटीए इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन कंडक्ट करा रहा था। क्वेश्चन जो का पैटर्न था वो एग्ज़ाम का पैटर्न और क्वेश्चन का पैटर्न सेम था जो सीबीएसई करा रहा था, और जो एनटीए ने कराया बस ये ऑनलाइन मोड में हो गया था। बाकी सारी चीज़ें सेम थी, जिसमें भी फर्स्ट पेपर से आपके 50 क्वेश्चन और सब्जेक्ट से भी आपके 100 क्वेश्चन, तो सेम चीज़ें थी, बस ये ऑनलाइन एग्ज़ाम था। तो हम बात करें ज्योग्राफी के जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से हम आज स्टार्ट के 1 से लेकर 50 तक के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो शुरू के जो क्वेश्चन होते हैं आपके फर्स्ट पेपर से होते हैं 50 क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्ट से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो ये 46 हो गया और ये 50, ठीक है। यहाँ से सब्जेक्ट आपके सब्जेक्टिव स्टार्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट के। तो ये रहा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का कोड 80 दिया हुआ है, और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी को कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए उनको सॉल्व करना। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, जिसमें 2 सूची दी गई, सूची 1 और सूची 2, जिसमें जल की बूंदों का प्रकार और उनका वेग दिया गया है, वो कितने गति से नीचे की तरफ गिरती हैं। जो वर्षा की बड़ी बूंदें हैं, वर्षा की बड़ी बूंदें वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरती हैं। फुहार बूंदें 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरती हैं। बड़ी मेघ बिंदुक जो होती हैं, वो बड़ी मेघ बिंदुक 0.3 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से गिरती हैं, लेकिन विशिष्ट वर्षा बूंदें जो हैं वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरती हैं। इसमें बात करें तो इसमें जो वेट, भार, ग्रेविटी और जो उनका वाष्पीकरण है उससे संबंधित है ये, ठीक है। तो ये आपको क्लाइमेटोलॉजी में मिल जाएगा, आप पढ़ने को आसानी से इसको समझ सकते, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। पहले में दिया गया है कि पट्टिका, उपांत, प्लेट मार्जिन और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बात सही है, ये बिल्कुल बात सही है। और दूसरा जो दिया गया, अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित होते हैं। तो दोनों आपके कथन दोनों सही हैं और तर्क भी इसको निरूपित हो, यानी कि आपकी AR सही और उसकी व्याख्या भी करता है। बात करें अभिसरण पट्टिका सीमा जो होती है, इसको हम जिसको कहते हैं विनाशी प्लेट, जो जब एक दूसरे के सामने आती हैं, ठीक है। जब दोनों के एक सामने आती हैं तो क्या होता है, वलन हो जाता है या भ्रंश हो जाता है, या ज्वालामुखी बहुत सारे निकलते हैं, ठीक है। तो ये कारण होता है जब 2 प्लेटें आमने सामने आती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विनाशी प्लेट सीमा या अभिसरण पट्टिका, ठीक है। और इन्हीं पर ही अधिकांश ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि 2/3 ज्वालामुखी जो हैं प्रशांत महासागर में मिलते हैं, जिसे रिंग ऑफ पैसिफिक भी कहा जाता है, जिसमें आर्कटिक से लेके रॉकीज, अलास्का, एंडीज, इन सब सारी जगहों पे आप देखेंगे कि इस पूरे प्रशांत महासागर में उत्तरी अमेरिका से लेके दक्षिणी अमेरिका होते हुए पूरा इंडोनेशिया, जापान तक, सी तक, ये आपको विस्तार पूरा देखते हैं। सभी महाद्वीपों पे आपको ज्वालामुखी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं कि इसमें भी आपको सूची दिया गया, सूची 1, सूची 2, और देख सकते हैं कि इसमें मध्य महासागरीय कटक दिए गए हैं और सागर दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा कटक किस सागर में या महासागर में पाया जाता है। बात करें हम पहले कालसवर कटक की, तो कालसवर कटक जो है वो हिंद महासागर का कटक है। हिंद महासागर की और कटक की बात करें तो हिंद महासागर में कालसवर के साथ साथ आपको निकोबार कटक, सेंट पॉल और चौगसिरिज कटक आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करें मध्य अटलांटिक कटक की, तो वो आपको मिलता है कहाँ पे, अटलांटिक कटक में। और अटलांटिक कटक में और कटक की बात करें तो डॉल्फिन रिज मिलते हैं, चैलेंजर रिज मिलते हैं, विलियम टॉमस कटक मिलते हैं, टेलीग्राफिक कटक मिलता है और वालिस कटक मिलता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है अटलांटिक में, तो वो हो जाता है। फिर बात करें हम ईस्ट पैसिफिक कटक, तो वो आपका प्रशांत महासागर में मिलता है। प्रशांत महासागर की अन्य कटकों की बात करें तो आपको न्यूजीलैंड कटक, हवाईयन कटक और अल्वेस्टस कटक आपको देखने को मिलता है। फिर आर्कटिक कटक की बात करें तो वो आपको
आर्कटिक महासागर में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो आप कटक पढ़ लीजिएगा क्योंकि हर बार से ये पूछे जाते हैं। आसान सा प्रश्न था ये। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें आपको बताना है कि यारडांग का स्थान और वो अस्म विज्ञान है। तो वो जो मृदा है वो कहाँ पे या कौन सी आकृति कहाँ पे पाई जाती है, किस क्षेत्र में या स्थान पे वो देखने को मिलती है वो मृदा। बात करें हम जैसलमेर में भारत में, तो क्या मिलता है जैसलमेर में आपको ये बताना है। तो वो आपको क्या मिलता है, इओसिन चूना पत्थर। ठीक है, भारत में आपको मतलब जैसलमेर में इओसिन चूना पत्थर देखने को मिलता है। इओसिन चूना पत्थर देखने को आपको मिलता है। आगे बात करें सऊदी अरब में, तो उसमें क्या मिलता है आपको, सऊदी अरब में आपको कैलिची चूना पत्थर मिलता है। जैसलमेर में आपको ओयोसिन चूना पत्थर मिलता है और खास रेगिस्तान अफगानिस्तान में मृदा मिलता है। और जो बचता है सिनाई में आपको मिलता है न्यूबियन बलुआ पत्थर। तो समझ गए होंगे और इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और यारडांग आप जान लें कि वो वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है, जो कि आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे करके वो आकृति आपको कुछ ऐसे ऐसे करके देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक होती है। हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, तो सॉफ्ट रॉक जो नीचे की रॉक होती है वो उसका अपर्दन हो जाता है वायु द्वारा, और ये जो हार्ड रॉक है वो ऐसे ऊपर से ऐसे दिखाई पड़ता है। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे करके घुमावदार कर्व द्वारा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में इसमें भी कथन निष्कर्ष है, कथन और तर्क है। इसमें बताना है आपको, जो इसमें पूछा गया है कि पवन वायुमंडलीय दाब के ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम मात्र है। ठीक है, पवन वायुमंडलीय दाब के ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम मात्र है। ठीक है, जो कि ये है लेकिन मात्र नहीं है। ठीक है, इसमें बात कर रहा है मात्र, तो इसमें और बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं जो कि ये गलत हो जाएगा। दूसरा जो इसमें दिया गया है, पवन वायुदाब की असमानताओं को संतुलित करने की प्रकृति का प्रयास है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो पवनें चलती हैं, बात करें हम पवनों का, तो वायुदाब की भिन्नता के कारण पवनें चलती हैं। ठीक है, लेकिन उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो जो इसमें इन्होंने सिर्फ कहा वो ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम है, जो बिल्कुल गलत है। वायुदाब की भिन्नता के कारण पवनें चलती हैं। क्षैतिज रूप से गतिशील हवाओं को हम पवन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मूंगे चट्टानों के तीव्र विकास के लिए सहायक नहीं है। याद रखिएगा, तीव्र सहायक नहीं है। तो आप मूंगे प्रवाल भित्ति की बात करें तो उसके लिए आप पहले प्रवाल भित्ति को जान लें क्या होता है। प्रवाल भित्ति जो होते हैं या मूंगा, आप समझ गए होंगे, जो चूने के टाइप में होते हैं, वो सागरों में इनका विकास होता है। उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जो प्रवाल या मूंगे होते हैं उनका विकास जो अंतःसागरीय चबूतरों पे होते हैं। सागरों में अंतःसागरीय चबूतरे मतलब जो सपाट क्षेत्रों में समुद्री क्षेत्रों में सपाट क्षेत्रों में इनका विकास होता है। और इन सपाट इसमें बोल देना कि अंतःसागरीय चबूतरों पे इनका विकास होता है, लेकिन ये किसी टीले या पहाड़ी पर इनका विकास नहीं होता। जहाँ पे तीव्र ढाल हो या सतह चिकना हो तो उस पर इनका विकास नहीं होता। वो इस पर मतलब स्थिर नहीं हो पाते, इसलिए वो इनका विकास नहीं हो पाता। क्योंकि जब इनके रुकने के लिए या स्थिर होने के लिए एक स्थान चाहिए सपाट जैसा, जिस पे वो अपना घर बना सकें। और जिस पे ढाल अधिक होती है चिकने सतह पे, तो वो उस पर अपना घर नहीं बना पाते हैं या प्रवाल उस पर अपना विकास नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ हो जाती है कि जो समुद्री टीला या गाइट या चिकनी सतह वाले पहाड़ी होते हैं, उस पर समुद्री पहाड़ी, उस पर इनका विकास नहीं होता है। इसकी बात करें तो हम समुद्री मूंगे की या प्रवाल की बात करें तो वो आपको देखने को मिलता है, आपको 25 अंश नॉर्थ और साउथ दोनों में आपको देखने को मिलता है। और बात करें हम, ये 20 से 21 सेंटीग्रेड तापमान में आपको देखने को मिलता है। इसके विकास के लिए उत्तम होता है। 20 से 21 सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए आदर्श दशा होती है। और लवणता की बात करें तो 27 से 30% लवणता वाले जल में इनका विकास अच्छे से होता है। वहीं बात करें हम इसकी गहराई की तो आपको देखने को मिलता है 200 से 250 फीट के गहरे जल में इनका विकास अच्छे से होता है। और इनके लिए स्वच्छ जल आवश्यक है। ठीक है, तो ये तो हो गया
कि इनका विकास कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे इनका ये पाए जाते हैं। तो ये तो समझ गए आप। तो अब ऑप्शन को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो इसमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं, नहरों के समीप सही हो जाएगा, द्वीप के समीप सही है, ये झीलों के, ये सब सारे सही होंगे। लेकिन जहाँ पे इनका विकास नहीं होता वो कहाँ पे, गायट और समुद्री टीला, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि इनका जो विकास है समुद्री टीला, गायट या चिकनी सतह वाले पर्वतीय क्षेत्रों में, मतलब पर्वतीय सतह पर इनका विकास नहीं होता। तो समझ गए होंगे आई होप। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल में लेमसराम की अवधारणा अधिक लोकप्रिय हुई थी। ठीक है, तो जो लेमसराम की संकल्पना थी वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बाद काफ़ी चर्चा में आई, जो कि रेटजेल महोदय ने लिखी थी। ठीक है, रेटजेल महोदय ने इसके जन्मदाता थे। उनकी पुस्तक का नाम ही पॉलिटिकल ज्योग्राफी था। राजनीतिक भूगोल के बाद ही लेमसराम की संकल्पना आई, जिसमें ये जो लेमसराम शब्द का यूज किया गया था वो वास स्थान के लिए यूज किया गया था, जिसमें श्रेष्ठ और हीन प्रजातियों के विवाद के बारे में बात इसमें की गई थी। और जैसा कि आपको पता है रेटजेल महोदय मानव भूगोल के जन्मदाता माने जाते हैं, और इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी लिखी थी, जो कि उनकी पुस्तक, जैसा कि आपको पता है कि रेटजेल महोदय उत्तरजीविता के संघर्ष से काफ़ी प्रभावित थे। मतलब उनका जो डार्विन का सिद्धांत था, उत्तरजीविता का सिद्धांत, या उससे डार्विन के सिद्धांत से काफ़ी ये प्रभावित थे। तो और जैसा कि पता है कि इसमें ये एक नियतवादी भूगोलवेत्ता भी थे। तो ये सब सारी चीज़ें ये तो हो गए रेटजेल के बारे में। ठीक है, तो आई समझ गए होंगे इसको। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में कि क्या समुद्र तल में वैश्विक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है ये आपको बताना है। तो समुद्र तल के वैश्विक परिवर्तन लाने के लिए क्या उत्तरदायी है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि समुद्र तल से जो तात्पर्य हमें, यानी कि सी लेवल से मतलब है। ठीक है, सी लेवल में जब परिवर्तन लाने के लिए क्या उत्तरदायी है वो जान लेते हैं। समुद्र तल की आधार तल की बात सबसे पहले पावेल महोदय ने की थी, जिसमें समुद्र तल की बात, परिवर्तन की बात करें तो वो आपको एक बार आपको धनात्मक और ऋणात्मक 2 रूपों में देखने को मिलता है। धनात्मक जब होता है जब समुद्र तल में वृद्धि हो जाए, और ऋणात्मक तब होता है जब समुद्र तल में गिरावट हो जाए। तो ये 2 चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और समुद्र तल में परिवर्तन की बात करें तो वो आपको विवर्तनिक परिवर्तन, प्लेट टेक्टोनिक परिवर्तन के रूप में देखने को मिलता है, और क्लाइमेटिक चेंज के रूप में देखने को मिलता है। 2 रूपों में आपको ये देखने। प्लेट टेक्टोनिक की बात करें तो उसमें आपको भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, ये सब सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। लेकिन जलवायु की बात करें तो वो हिम और गर्मी, ये सब सारी चीज़ें हिमकाल में, तो वो सब सारी चीज़ें क्लाइमेटिक में आती हैं, जितने भी क्लाइमेट से रिलेटेड हैं। और प्लेट टेक्टोनिक में भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब सारी चीज़ें हैं जो समुद्र तल में परिवर्तन इनके कारण से आ जाता है। तो जिसके कारण जब ये प्रक्रियाएं होती हैं तो उसमें क्या होता है कि नवोन्मेष, कभी कभी इसके कारण से नदियों में नवोन्मेष की क्रिया आपको देखने को मिलती है। नवोन्मेष से तात्पर्य हमारा है कि जब नदियों समुद्र तल में परिवर्तन के कारण जब नदियों में, या वो अपने जिस अवस्था में होती है उससे आगे चली जाएंगी या उसके पीछे चली जाएंगी एक स्टेप। ठीक है, मानते हैं नदियाँ युवा अवस्था में हैं, तो जब समुद्र तल में, आधार तल में, समुद्र तल में गिरावट हो जाएगी तो ये अपने एक स्टेप पीछे चली जाएंगी, और समुद्र तल में वृद्धि हो गई, धनात्मक वृद्धि, तो ये एक स्टेप आगे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है नवोन्मेष में। और ये 3 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। नवोन्मेष 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गतिक, एक सुस्थैतिक, एक स्थैतिक, जिसको डायनेमिक, स्टैटिक, इओस्टैटिक और स्टैटिक। तो ये आपका सुस्थैतिक पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ये नवोन्मेष से रिलेटेड था। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बात करें तो इसमें ये बहुत आसान सा प्रश्न था, आपको बस इसको सॉल्व कर देना है। जो ये फार्मूला दिया गया है आपका यहाँ पे, ठीक है, ये फार्मूला दिया गया है, इसी पे आपको वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको लिख देता हूँ 3.50 इक्वल टू A प्लस 1.50 इंटू 5.50। ठीक है, तो ये आपका है। तो A बराबर आपका लास्ट में आ जाएगा 4.7। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत आसान सा प्रश्न था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यादृच्छिक
प्रतिदर्श तकनीक समांगी जनसंख्या समूह के लिए अधिक उपयोगी है। याद रखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। इसमें क्या गया है, यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीक समांगी जनसंख्या समूह को, जहाँ जनसंख्या की बात हो रही है और बात किया गया है यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीकी, जिसमें समांगी जनसंख्या एक समान जनसंख्या समूह के लिए अधिक उपयुक्त होगा। कौन सा होगा, तो वो होगा आपका सरल। ठीक है, तो वो आपका कौन सा होगा, आपका सरल। हम बात करें तो जहाँ पे समांगी जनसंख्या समूह के लिए बात की जाती है उनके सैंपलिंग के लिए, तो वहाँ पे सरल यादृच्छिक प्रतिजन तकनीक का ही उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा ये आपको और कई सारे क्वेश्चन में ये इस टाइप के प्रश्न आपके पूछे गए हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है उसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से AR वालिस द्वारा स्थापित विश्व के जंत प्रदेशों को दर्शाता है। जो वालिस महोदय थे, AR वालिस महोदय, उन्होंने विश्व को कितने प्रमुख जंत भौगोलिक प्रदेश में बांटा था वो बताना है। ठीक है, तो वो कितने थे, 6 आपको 6 जंत भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था। वो क्या थे ये देख लेते हैं। ठीक है, और ये बांटा कब था, 1876 में इन्होंने बांटा था विश्व को जंत भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था। कितने, 6 बांटा गया था 1876 में। इन्होंने 6 भागों में बांटा। जो नंबर 1 था पूरा आर्कटिक प्रदेश, दूसरा नूतन आर्कटिक प्रदेश, तीसरा प्राच्य प्रदेश, चौथा इंडियो प्रदेश, ऑस्ट्रेलियन प्रदेश, और 6वां जो था वो था नब्यवर्ती प्रदेश। तो ये आपके 6 जंत भौगोलिक प्रदेश में इन्होंने बांटा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान क्रेटन से संबद्ध है, क्रेटन। ठीक है, क्रेटन होता क्या है, जो क्रेटन जो होते हैं वे हल्के फेलिसिक आग्नेय चट्टानें होती हैं। हल्के फेलिसिक जो होते हैं, एक फेलिसिक आग्नेय चट्टानें होती हैं जो कि महाद्वीपों के आंतरिक भागों में आपको देखने को मिलता है। 2000 मीटर गहरे क्षेत्र में इसका ये देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है ये बेसाल्ट होंगी, तो बेसाल्ट में आपको देखने को मिलता है कि ये ग्रेनाइट होती है। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं। तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि निदर्शन। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि निदर्शन पैराडाइम की अवधारणा किसने दी थी, तो वो किसने दिया था, क्वेन महोदय ने दिया था। काफ़ी ये बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, जिसको प्रतिमान कहते हैं या पैराडाइम कहते हैं। ठीक है, या निदर्शन भी कहते हैं, जिसमें क्रांतिकारी बदलाव की अवधारणा को इसमें कहा गया। क्रांतिकारी बदलाव की अवधारणा के रूप में इसे भी जाना जाता है, जिसको थॉमस क्वेन महोदय ने दिया था। इनकी पुस्तक का नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन 1962। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन 1962 में ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं, जिसमें कहा था मेघ निर्माण की प्रक्रिया बढ़ते क्रम में क्या सही क्रम होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पहले आपका क्या होता है, पहले आपका होता है कपासी, अस्तरी, मध्य कपासी, पच्छाव अस्तरी। ठीक है, तो ये आपका ये चीज़ हो जाएगी, यानी कि पच्छाव अस्तरी, मध्य कपासी, ठीक है, फिर कपासी, फिर अस्तरी। तो ये आपके हो जाते हैं। तो ये इसमें भी आपको मिलता है, इसमें भी मिलता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। कपासी, अस्तरी, मध्य कपासी, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। पहले आपका होगा अस्तरी। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा, जो सही होगा वो अस्तरी होगा, कपासी होगा, मध्य कपासी और पच्छाव कपासी। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा सा ये गलत हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे इसमें पूछा गया लेखक का नाम और पुस्तक का नाम दिया गया है और आपको बताना है। तो अब मैं इसको बता चलता हूँ। स्टेयर जो उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था, द अनस्टेबल अर्थ। ठीक है, द सस्टेनेबल अर्थ लिखा था। इनकी बात करें तो आप देखेंगे द सस्टेनेबल अर्थ के साथ साथ इन्होंने लिखा था इंट्रोडक्शन द स्टडी ऑफ माई प्रोजेक्शन 1965 में लिखी थी। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन द स्टडी ऑफ माई प्रोजेक्शन 1965 में लिखी।
बात करें अरिस्टोफेन तो उन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी लिखी। अरिस्टोफेन की बात करें तो ये काफ़ी फेमस ज्योग्राफर रहे, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी फेमस किताब है। फिर चीन का भूगोल, निर्देशिका अधिवास तथा परिवहन, फिर विद्यमान भूगोल की समस्याएं, ये सारी कुछ पुस्तकें किसने लिखी? मार्टिन अरिस्टोफेन ने लिखी। फिर बुलरिज की बात करें तो उन्होंने स्पिरिट एंड पर्पज लिखी, ठीक है, स्पिरिट एंड पर्पज लिखी। और ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी एज संश्लिष्ट इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। थर्नबर्ग की बात करें तो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी लिखी थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं जिसमें पूछा गया कि चूना पत्थर की गुफाओं के उद्गम से दो चक्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो वो जैसा कि आपको पता है डेविस से कई बार प्रश्न पूछा गया है और काफ़ी आसान सा प्रश्न है ये। तो डेविस महोदय ने लिखा था 1900, बात करें तो ये सिद्धांत उन्होंने 1930 में दिया था। जो इनकी किताब का नाम था वो तो ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन में इसकी चर्चा की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तो होगा चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत। इसमें और भी सिद्धांत है जिसमें अपघर्षण सिद्धांत तो और मैलार, वेलार, मार्टिनी, लैम्पर्ट ने दिया। फिर भौमतर सिद्धांत जो था स्विंस्टन ने दिया। और स्थैतिक जलमंडल गार्डनर ने दिया। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देख सकते हैं जिसमें कहा गया कि वायु में ए में कहा गया कि वायु में नमी की मात्रा से ऊंचे झंझारदार बादल निर्मित हो, ठीक है। वायु में नमी की कम मात्रा, ठीक है, ये गलत हो जाता है, यहीं पे कम मात्रा नहीं होती है इसलिए ये गलत हो जाता है। अधिक मात्रा होती तो ऊंचे झंझार होते हैं, तो इसलिए गलत हो जाता है। और दूसरा जो आपका प्रश्न है इसमें दूसरा जो तर्क दिया गया, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की और ऊर्जा का हस्तांतरण वाष्प और संघनन के माध्यम से होता, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा और आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे गलत होगा ये देख लेते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वो वाष्पन और संघनन के रूप में होता है, के माध्यम से होता है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो पहला था उसमें वायु में नमी की अधिक मात्रा होने पर ऊंचे झंझावात बादल निर्मित होते हैं, ये सही था। जानते यहाँ पे जो कम मात्रा लिखा है वहाँ पे अधिक मात्रा होती, तो ये ऑप्शन सही हो जाता आपका। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में जहाँ पे दिया गया है कि सांस्कृतिक प्रसारण दिया गया है और परिभाषा दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन किससे मिलान सही होगा। पुनः स्थानान प्रसारण की बात करें तो वो आपका कौन सा होगा? लोगों के स्थानिक चालन के कारण सांस्कृतिक शील गुणों के भौगोलिक हस्तांतरण, ठीक है, पहला आपका ए हो जाएगा। चौथा 4 से मिल जाएगा, लोगों के स्थानिक चलन के कारण सांस्कृतिक शील गुणों के भौगोलिक अंतरण से हो जाएगा, ठीक है। पदानुक्रम प्रसारण की बात करें तो वो आपका पदानुक्रम हायरार्की थ्रेशोल्ड की बात करें तो आप देखते हैं वर्ग या केंद्र प्रणाली के माध्यम से ऊर्ध्वगामी या अधोगामी विसर्जन की बात होता है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और विस्तार प्रसारण की बात करें तो वो जो विस्तार प्रसारण है आपका वो आपका नवाचार की स्वीकार्यता और सूचना पूरे समाज में फैल जाती है, तो ये हो जाता है। और संक्रामक प्रसारण की बात करें तो जब विस्तार सभी व्यक्तियों तथा केंद्र प्रदेश के लोगों को एक समान रूप से प्रभावित करता है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये आपका सोशल ज्योग्राफी से था, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं हर बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया, इसमें आपको दे दिया गया है सूची 1 सूची 2 में, जिसमें बृहद क्षेत्र और उसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र की बात हुई है। तो जो केंद्र है तो आपको बताना है कि केंद्र में कौन आता है। तो केंद्र में आपका हो जाएगा, ठीक है, केंद्र में बस्तर हो जाएगा। और पश्चिम में आपका कौन जाता है? पश्चिम में आपका सौराष्ट्र हो जाएगा और दक्षिण में आपका मलनाड हो जाएगा और पूर्व में दामोदर, ठीक है। तो ये जैसे जिसको इंडिया का मैप याद है, मानते हैं मैप याद है हमें, ठीक है, तो मैप याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वैसे भी आपको लोकेशन आपको पता है कि कौन सी जगह में कहाँ पे क्या है, तो आप इसको आसानी से कर सकते थे, ठीक है। वैसे इसको
पी सेन गुप्ता ने 9, ठीक है, बांटा हुआ है औद्योगिक प्रदेश में, वो उसी के आधार पे, ठीक है, 3 बृहद और 9 लघु प्रदेशों में बांटा है, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। बात करें हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न में जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि किसी कक्षा में 500 छात्रों को उनके लिंग के अनुसार 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पुरुष के यादृच्छिक प्रतिदर्श और स्त्रियों के यादृच्छिक प्रतिदर्श लेने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। यहाँ पे भी बात जनसंख्या की गई है, ठीक है, जनसंख्या की बात हो रही है। तो इसमें कहा गया है कि उनके लिंग के अनुसार 2 भागों में बांटकर पुरुष के यादृच्छिक प्रतिदर्श और स्त्रियों के यादृच्छिक प्रतिदर्श लेने के लिए निम्नलिखित में कौन सा चर सही होगा। तो एक नियंत्रित चर हो गया, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, और एक होता स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो हम आश्रित चर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसा कि इससे पहले भी आया हुआ था। तो जनसंख्या में हम आश्रित चर में जनसंख्या के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका आश्रित चर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे हर बार क्वेश्चन एक या 2 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से। तो इसमें जो पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि वर्टिसेस 6, एजेस 6 और डायमीटर आपके 3 कौन से, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा आपको ये बताना है। तो आप जान लें कि एजेस क्या होता है, एजेस क्या होता है ये आप पहले जान लें। तो एजेस जो होता है 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली एक रेखा होती है। 2 बिंदु हैं ए और बी, इसको जोड़ने वाली रेखा ये है, तो ये एज है, ठीक है, तो यानी कि ये एक हो जाएगा। और वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है, वो नोड या पॉइंट होता है। जैसे ये यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, या किसी कटान पे है तो भी ये, तो जो नोड है या किसी कटान पे होती है तो वो उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपके वर्टेक्स हैं, किसी कोई नोड या जगह जो चीज़ें हैं, जब दोनों जगहों को जोड़ दिया जाएगा तो वो एजेस हो जाएगा। लेकिन जब वो नोड की बात करें, जो 2 स्थान हैं उनकी बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पे 2 वर्टेक्स और एक एजेस मिलेंगे आपको देखने को। वहीं पर डायमीटर की बात करें, तो डायमीटर का मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट रूट क्या है, कि कहीं भी किसी भी स्थान पे जाने के लिए हमें यहाँ से जाना है, तो यहाँ पे पहुँचने के हमें सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा अपनाना होगा, ठीक है। मानते हैं कि ऐसे है, यहाँ से ऐसे जाएं, या मैं यहाँ से ऐसे डायरेक्ट जाऊँ, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट रूट से मतलब होता है, ठीक है। तो वो हमें बताना है। तो ऑलरेडी आपको गिनना है कि कहाँ से 6 वर्टेसेस, 6 एजेस और 3 डायमीटर देखने को मिलता है। तो देख रहे हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 आपको वर्टिसेस मिल रहे हैं। एजेस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 भी मिल रहा है। लेकिन आके डायमीटर की बात करें तो वो आपको 3 डायमीटर नहीं मिल रहा। शॉर्टेस्ट रूट कहीं भी देखिए, यहाँ से जाने के लिए आपको आना है, जाना है, तो यहाँ से 1 1 2 मिल रहा है, ठीक है, 3 नहीं मिल रहा है। लेकिन जब यहाँ से हम 3 पे जाने के लिए का बात करें तो 1 जगह 2 जगह हम 3 जगह पे जा सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ से 4 जगहों पे जा सकते हैं। लेकिन जो वर्सेस 6 वर्टिसेस और एजेस हैं वो चीज़ें यहाँ पे फुलफिल नहीं होती। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाए। समझ गए होंगे। ये डायमीटर शायद लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो डायमीटर समझ लीजिए कि कोई भी शॉर्टेस्ट रूट है किसी भी जगह पे जाने के लिए, तो हमेशा शॉर्टेस्ट रूट देखा जाता है कि कौन सा होगा। कहीं भी जाने के लिए हमें अधिक दूरी से तय करने की अपेक्षा जो हमें शॉर्टेस्ट रूट हम आसानी से पहुँच सके उसकी बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से हम यहाँ पे जाने के लिए यहाँ से हम आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पे 3 रास्तों पे 1 2 3, ठीक है। वैसे ही 4 पे भी हम 1 2 3 जगहों पे मूव कर सकते हैं आसानी से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में इसमें दिया गया है कि विवर्तनिक बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें पूछा गया कि विवर्तनिक बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है, तो वो आपको बताना है। तो विवर्तनिक की बात करें तो जो टेक्टोनिक फोर्सेस होता है उसके कारण से हमें क्या होता है कि जब टेक्टोनिक फोर्सेस होती हैं दोनों तरफ से मूव करते हुए मानते आती हैं, तो कोई भी सेल है इसमें, तो इसमें क्या होगा, ये इसमें क्या होगा, दोनों तरफ से जब फोर्स पड़ेगा तो ये फोल्ड होंगी या फाल्ट या टूट जाएंगी। ठीक है, तो जो टूटने के कारण से इनमें रिफ्ट वैली हो जाएगी। ठीक है, तो अधिकतर ये रिफ्ट वैली का निर्माण यहाँ पे हमें देखने को मिलता है।
लेकिन हम अंधी घाटी की बात करें तो, और अंधी घाटी और हैंगिंग वैली जो है उसका निर्माण हमें हिमानी की तरह भी देखने को मिलता है। और यू की आकार की घाटी जो हमें, सॉरी गलत हो जा रहा है, एक मिनट, हमें जो यू आकार की घाटी जो है, यू आकार की घाटी और हैंगिंग वैली जो होती है वो हमें हिमानी द्वारा देखने को मिलती है, और अंधी घाटी आपको देखने को मिलती है। ये कास्ट टोपोग्राफी है, कास्ट यानी कि जो आंतरिक जल के द्वारा जो अस्त्राकृतियों का निर्माण होता है उसमें अंधी घाटी का, जिसमें क्या होता है कि जैसे नीचे कोई चूना प्रदेश है, आंतरिक क्षेत्र कास्ट के पृथ्वी के नीचे, या जहाँ पे जल का प्रसार हो रहा है वहाँ पे चूना प्रदेशों में क्या होता है, चूना का वो गलने के कारण से वो अपघटित हो जाती है, तो उसमें हम देखते हैं कि अंधी घाटी का निर्माण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर पे देखते हैं, 23 नंबर में क्या कहा गया है। 23वें नंबर में देखते हैं कि इसमें पूछा गया कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में संथाल जनजातियों की जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, आपको बतानी है कि 2011 में संथाल जनजातियाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, अधिक जनसंख्या इनकी मिलती है। तो बात करें संथाल जनसंख्या जो भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या में बड़ी जनजातियों में से एक है। ठीक है, तो उसमें से एक है। तो बात करें हम संथाल जनसंख्या, तो ये आपको मुख्य रूप से आपको झारखंड में देखने को मिलती है, मूल रूप से झारखंड में देखने को मिलती है, मुख्यतः ज़्यादा अधिक झारखंड में देखने को मिलती है, फिर उड़ीसा में, बंगाल में भी देखने को संथाल जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। अब बात करें संथाल में, तो संथाल में जो मुखिया होता है वो सरदार होता है, और ये लोग काफ़ी जादू टोने में विश्वास रखते हैं, और इनके धर्म की बात करें तो वो है आपका सरना धर्म। ठीक है, सरना धर्म को ये मानते हैं, और इनकी जो भाषा वो संथाली है, और लिपि की बात करें तो ओल्वी इनकी लिपि है, और नृत्य की बात करें तो इनकी ताड़ी एक वहाँ की नृत्य है, ताड़ी। ठीक है, तो ये तो इनकी बात होगी कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं और कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो समझ गए होंगे। तो इनका जो विस्तार है आपको देखने को मिला कहाँ पे, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और इसके बारे में भी आप समझ गए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने काल स्थान की भूगोल की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो किसने दी थी, हंगरस्टैंड ने टाइम स्पेस की अवधारणा दी थी, उन्होंने एक और चीज़ दी थी, अभिनव परिवर्तन का भौगोलिक प्रसार, जियोग्राफिक डायमेंशन एंड इनोवेशन। ठीक है, जियोग्राफिक डायमेंशन एंड इनोवेशन इन्होंने दी थी। ठीक है, तो दो चीज़ें इनकी महत्वपूर्ण है, जो किसी ना किसी एक दो कुछ ईयर में एक दो एग्ज़ाम छोड़ के जरूर ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। 25 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा में समस्या पैदा करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस खाली आप आसानी से पढ़ लें, क्योंकि रिमोट सेंसिंग से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या किस लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो आप समझ गए कि ये हम मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम आसानी से नहीं जा पाते हैं, उसके बहुत सारी, देखो रिमोट सेंसिंग में यही चीज़ है कि हम फील्ड में ना जाके भी आसानी से हर जगह पे रिमोट एरिया में, जहाँ पे बाढ़ का क्षेत्र है हो गया, या फॉरेस्ट एरिया हो गया, या और भी बहुत सारी जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली हम बड़े एरिया को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, उसकी मैपिंग के लिए सैटेलाइट बहुत ही उपयोगी है हर जगह पे। तो देख सकते हैं कि इसका जो डाटा कलेक्शन होता है, डाटा वो कहाँ पे प्रॉब्लम करता है, तो वो प्रॉब्लम कहाँ वनस्पति आवरण में होता है, बिल्कुल नहीं होता है, बादल आवरण और जल आवरण या भू आवरण। ठीक है, तो जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो बादल जब होते हैं, तो जो नीचे उसके आपका एलिमेंट होता है उसमें प्रॉब्लम होने लगती है जब बादल होते हैं या ज़्यादा क्लाउड होता है, तो रिमोट सेंसिंग डाटा में जो अवेलेबल होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारी चीज़ें, एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, और बहुत सारी चीज़ें जिससे हमें डाटा प्राप्त करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए, और इसके बाद हम 25 क्वेश्चन फिर से देखेंगे। ठीक है, ओके।